हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टर्स ऑफ हेपेटिकोप्सिडा पढ़ा था, जिसमें हमने थैलस के कैरेक्टर पढ़ लिए थे, यानी कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से होता है हेपेटिकोप्सिडा के अंदर थैलस का, वो पढ़ लिया था। जिसमें हमने कहा था कि थैलस या तो थैलोइड फॉर्म में हो सकता है या फिर वो फॉलियोज यानी कि पत्ती नुमा हो सकता है। अगर थैलोइड फॉर्म में होगा तो वो प्रोस्ट्रेट होगा, लोब्ड होगा, डॉर्सीवेंट्रल होगा और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, द्विशाखित होगा। लेकिन अगर फॉलियोज फॉर्म में होगा तो लीव्स होंगी जो कि मैन एक्सिस के चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगी और वो लीव आच्छिन्न होंगी विदाउट कटी फटी कहीं से भी। और इनके अंदर राइजोइड प्रेजेंट थे जो कि उसकी वेंट्रल सरफेस से प्रेजेंट थे। इसके बाद आज हमें पढ़ना था सेक्स ऑर्गन इसके कहाँ प्रेजेंट हैं, किस तरह से हैं और इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स ऑर्गन का भी हम कल एक बेसिक पढ़ चुके थे कि ये सेक्स ऑर्गन थैलस की डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वो भी या तो सुपरफिशियली प्रेजेंट हो सकते हैं यानी कि ऊपर ऊपर, या फिर एम्बेडेड अंदर धसे हुए गैमिटोफिटिक थैलस यानी कि जो गैमिटोफाइट होता है। रिक्सिया में आपको जो थैलस दिखाया था वो गैमिटोफाइट था और ऑब्वियस सी बात है गैमिटोफाइट पे ही सेक्स ऑर्गन लगेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट जिन्हें आप कहते हैं, ये गैमिटोफाइट पे ही लगेंगे, गैमिटोफिटिक थैलस पे ही लगेंगे। ये जो गैमिटोफिटिक थैलस है, जो टिश्यू है, या तो दोनों ही यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक पे लगे हुए हो सकते हैं तो मोनोसिस कंडीशन, या दोनों ही अलग अलग थैलस पे लगे हुए हो सकते हैं, यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही अलग अलग प्रेजेंट हों तो उन्हें आप मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। जब याद कीजिए, जब हमने सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था उसमें मेल गैमिटोफाइट एंड फीमेल गैमिटोफाइट अलग अलग थे, तो उसे डायोसिस कंडीशन कहेंगे, और जब दोनों ही एक में हो तो उसे मोनोसिस कंडीशन कहेंगे, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी जिसे आप कहते हैं। इस तरह से इनका थैलस प्रेजेंट हो सकता है जिसपे सेक्स ऑर्गन या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक पर या दोनों पर अलग अलग लगे हो सकते हैं। लेकिन कहाँ प्रेजेंट होंगे ये चीज़ फिक्स है कि ये इनकी डॉर्सल सरफेस पे ही होंगे, ये तो एम्बेडेड हो सकते हैं या फिर सुपरफिशियली प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे एंथ्रीडिया कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे आर्चिगोनिया कहते हैं। इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जो एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं, ये दोनों ही ब्रायोफाइट का कैरेक्टर क्या था? ब्रायोफाइट का कैरेक्टर था कि ये जैकेटेड रहते हैं, यानी कि अपने चारों तरफ जैकेट का फॉर्मेशन करके रखते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम दोनों अपने अपने चारों तरफ जैकेट का फॉर्मेशन करके रखेंगे, एम्बेडेड हो सकते हैं थैलस के अंदर गैमिटोफाइट की डॉर्सल सरफेस पे, ये धसे हुए अपनी अपनी जैकेट से कवर रहेंगे। और एंथ्रीडियम क्या बनाएगी? एंथ्रेजॉइड्स स्पम्स का, और आर्चिगोनिया बनाएगी एग का। एंथ्रीडियम बाईफ्लैजिलेट होते हैं, मूव करते हुए जाएंगे आर्चिगोनियम के पास, फ्यूज़ होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट आगे जाके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाएगा। इस जाइगोट के अंदर क्या होता है? इस जाइगोट के अंदर डिवीज़न होने से स्पोरोफाइट बनता है। वो डिवीज़न कैसा होता है? माइटोसिस होगा और उस स्पोरोफाइट में फिर स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर मियोसिस होगा, जिससे कि स्पोर्स बनते हैं, जो कि स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये सब हम जो फ्यूज़न है, जो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ये सब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही सेम हैं। यहाँ से आप जो ये थ्योरी वर्जन है इसका, ये आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में समझ सकते हैं। इसके साथ ये तो हुआ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अगर हेपेटिकोप्सिडा के अंदर असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो वो या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है रिक्सिया में और बाकी अदर्स में, लेकिन कभी कभी इनके अंदर गैमा कप देखे गए हैं, यानी किसी में, कभी कभी नहीं, किसी जेनेरा के अंदर गैमा कप देखे गए हैं। उस जेनेरा का नाम है मार्केंशिया। मार्केंशिया का स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि उसके डॉर्सल सरफेस पे गैमा कप प्रेजेंट होते हैं। तो गैमा कप क्या होते हैं? गैमा कप क्या हैं? इनके अंदर गैमे का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इस गैमा कप के अंदर क्या बनेंगे? गैमी बनेंगे। और ये क्या है? ये एक तरह की असेक्चुअल बर्ड्स हैं जो कि ग्रीन होती हैं
और मल्टी सेलुलर बहुकोशिक होती हैं, जो कि गैमा कप के अंदर बनती हैं और ये गैमा कप से अलग होने के बाद नए प्लांट को जन्म देती हैं। तो ये किस तरह से गैमा कप का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम मार्केशिया के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो जीनस सेपरेटली पढ़ना है। तो सिर्फ इतना यहाँ पे कि असेक्चुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, और गैमा किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ मार्केशिया के अंदर। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा का और हेपेटिकोप्सिडा का सेम है। सो आप इस थ्योरी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से जाके एक बार टैली कर सकते हैं। अब जब स्पोर्स बन जाएंगे तो ये स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। सो आगे की चीज़ हम यहाँ से पढ़ते हैं कि ये जो स्पोरोफाइट है किससे बनता है, स्पोर्स के जर्मिनेट होने से। ये स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो स्पोरोफाइट बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये स्पोरोफाइट सिंपल हो सकता है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट हो, जैसे रिक्सिया में आपको इस तरह से एक ग्लोब्यूल गोल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे स्पोरोफाइट कहा गया, और वो गोल स्ट्रक्चर कैप्सूल होगा। या फिर ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में। जब हम मार्केशिया पढ़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जब आप मार्केशिया पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पर ये होगा फुट, ये होगा इसका सीटा और ये होगा इसका कैप्सूल। इसे बोलोगे कैप्सूल, इसे बोलोगे सीटा, और ये जो होगा फुट। तो जो ज़मीन से, जो ग्राउंड से अटैच करके रखेगा, इस वाले पार्ट को बोलते हो फुट। ये जो पार्ट है इसे बोलते हो सीटा, और ये जो पार्ट है इसे बोलते हो कैप्सूल। तो जब हम मार्केशिया की बात करें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन जब हम बात करते हैं रिक्सिया की तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक गोल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं रिक्सिया के अंदर। सो इनका स्पोरोफाइट में थोड़ा चेंज दोनों जीनस के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इनके स्पोरोजीनस टिश्यूज़ होते हैं, वो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ क्या बनाएंगे, स्पोर्स। आप यहाँ पे जब ये सब पढ़ रहे हैं उस समय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो डायग्राम है उसे माइंड में फिट करके रखिए कि क्या हुआ था जब मेल गैमेट यानी कि एंथ्रेजॉइड एंड एग के फ्यूज़न से जाइगोट बना। जाइगोट समसूत्री विभाजित होता है यानी माइटोटिक डिवाइड होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट रहता है, गैमिटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए, और वो धीरे धीरे डेवलप होके टॉप पर क्या बनाता है, स्पोरोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया के अंदर के टिश्यू कैसे हैं, अभी 2n है, ये अंदर के 2n टिश्यू डिवाइड होंगे। किस तरह से, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर ये जो 12th पॉइंट है इसे ध्यान से समझिएगा कि जब हम हेपेटिकोप्सिडा में रिक्सिया को देखते हैं जो कि सबसे लोअर मोस्ट ब्रायोफाइट है, इस रिक्सिया के अंदर आपको जब स्पोरोजिनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन से सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स को फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे करके हायर ब्रायोफाइट्स की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ पर इलेटर्स नामक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इलेटर्स क्या होते हैं, इलेटर्स एक तरह से पतले पतले से ऐसी सेल्स हैं जो कि स्टेराइल हैं, फर्टाइल नहीं स्टेराइल। फर्टाइल में क्या होता है, फर्टाइल जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, स्टेराइल जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं। तो ये इलेटर्स स्टेराइल सेल्स होती हैं। इनका काम क्या है, ये जो स्पोर्स हैं इन्हें हाइड्रेटेड रखती हैं, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती हैं। सो आप जब हाइयर की तरफ जाएंगे, रिक्सिया में सिर्फ स्पोर्स मिलते हैं, लेकिन हाइयर की तरफ यानी मार्केशिया में आपको इलेटर्स भी मिलेंगे, स्टेराइल इलेटर्स मिलते हैं और उसके साथ साथ स्पोर्स मिलते हैं। और इलेटर्स किससे बनते हैं, इलेटर मदर से, और स्पोर किससे बनेंगे, स्पोर मदर सेल से। सो यहाँ पर ये पॉइंट कहना चाह रहा है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से डिनोट माइंड में कर लीजिएगा। चलिए, ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो कैप्सूल बनता है, इस कैप्सूल के अंदर कॉल्यूमेला नामक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। कॉल्यूमेला क्या होता है, कॉल्यूमेला एक आपको स्ट्रक्चर दिखता है जो कि ऐसे मान लो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके चारों तरफ कैप्सूल ऑरिजिनेट होगा इस तरह से।
ये स्ट्रक्चर है, ये है कैप्सूल का स्टॉक, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आप जैसे कि फंजाई में पढ़ते हैं, कॉल्यूमेला होता है बीच में, तो इसको अब बोलते हैं कॉल्यूमेला, जो कि क्या कर रहा है, ये इसके चारों तरफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ये बीच में एज अ सपोर्टिंग काम करता है। तो इनके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेटर्स हैं, ये इलेटर्स का हायर ब्रायोफाइट्स में मिल रहे हैं आपको, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर इलेटर्स यूनिसेलुलर हैं, लेकिन हम जब एंथोसिरोटॉप्सिडा और बायोप्सिडा के अंदर जाएंगे, वहाँ पर अगर इलेटर्स मिलते हैं तो वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इलेटर्स यूनिसेलुलर होंगे, हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि इन्हें क्या प्रोवाइड करना है, इन्हें प्लांट जो स्पोर्स हैं उन्हें हाइड्रेटेड रखना है, उन्हें वेट रखना है, गीला रखना है, नमी प्रदान करनी है। और इनके पास क्या है, स्पाइरल थिकनिंग, यानी कि ये किस तरह से हैं, सॉरी, ये इस तरह से आपको दिखते हैं इलेटर्स, जिनके ऊपर इस तरह से स्पाइरल थिकनिंग दिखती है। तो ये इलेटर्स का काम क्या है, ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और प्लांट में जो स्पोर्स बने हैं इस स्पोरोफाइट में, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट, और स्पाइरल थिकनिंग है जो इनको मजबूत रखती है। सो इस तरह से आपको इतना याद रखना है। पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, एक तो इलेटर्स का स्पेसिफिक पॉइंट याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट, कि जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल वॉल बहुत सारी मल्टी लेयर की हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्स को चारों तरफ से कवर करके रखती है और कहीं से भी इन्हें हार्म ना हो जाए या ये ड्राई ना हो जाए, इसलिए जो कैप्सूल वॉल है ये बहुत ज़्यादा लेयर की होती है, मल्टी लेयर होती है, और इसके पास कहीं स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये कैप्सूल की जो वॉल होती है वो मल्टी लेयर की होती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करना है स्पोर्स का। जब कैप्सूल का डाइहेंस होता है, यानी कि जब कैप्सूल में से स्पोर्स को फ्री होना होता है, तो कैप्सूल रप्चर होगा, डाइहेंस होगा, उसका टूटेगा, वो कहीं से कैसे भी हो सकता है, यानी कि उसमें वॉल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, कि स्पोर्स की जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा। सिंपल सी चीज़, ये पहले भी हमने जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसमें पढ़ा था कि स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर में, जो कि गैमेट को बियर करेगा, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और वो गैमेट होते हैं हैप्लॉइड, फ्यूज़न से बनता है जाइगोट, जाइगोट्स के जर्मिनेशन से बनता है स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट पे, गैमेटो स्पोरोफाइट में बनेंगे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में बनेंगे स्पोर्स, जिनके जो कि मियोसिस के थ्रू बने, यानी कि उनका जो 2n नंबर था वो n हो चुका है। इस तरह से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। सो इसी के साथ हेपेटिकॉप्सिडा के कैरेक्टर कंप्लीट होते हैं। इनमें से आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो एटलीस्ट इसका ये थैलस, थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है, थैलस, गैमेटोफाइट, थैलोइड और फोलियोज। थैलोइड कैसा होगा, फोलियोज कैसा होगा, राइजोइड्स कैसे होंगे। इसके बाद में सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये कैप्सूल मार्किंशिया में, सिर्फ मार्किंशिया में फुट सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट है स्पोरोफाइट, और रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल है। स्पोरोफाइट के अंदर रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स मिलते हैं, लेकिन जब मार्किंशिया में जाते हैं तो वहाँ पे इलेटर्स मिलते हैं। ये इलेटर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर हैं और स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट है इन पे, और इनका काम क्या है, हाइग्रोस्कोपिक रखना, यानी कि वेट रखना, मॉइस्चर देते रहना। इसके साथ ये वॉल्व के थ्रू इनका कैप्सूल रप्चर होता है और स्पोर्स के फ्री होने पर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट को जर्मिनेशन करते हैं। सो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर अभी भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिक्सिया, मार्किंशिया, रेजियोकाज्मा, जीनस, इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हैं, किस तरह से हैं। सो आपको जो चीज़ यहाँ समझ नहीं आई है, आई थिंक वो आगे आ जाएगी। सो बिना टेंशन लिए ईजी वे में पढ़िएगा, और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।